हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 7 में स्टडी करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एंड जीरो वेक्टर के कॉन्सेप्ट। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि दो वेक्टर ए और बी है और आपसे बोला जाए वेक्टर ए माइनस बी फाइंड करना, तो बच्चों दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन तो प्रैक्टिकली होता नहीं है। अब फिर भी आपसे बोला जा रहा है कि दो वेक्टर का आप क्या करो, सब्सट्रैक्शन फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करो। तो बच्चों दो वेक्टर का डिफरेंस आप कैसे प्रेजेंट करोगे? तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको सम के फॉर्म में। अगर हम ऐसा लिख दे तब तो ये डिफरेंस देखो प्रैक्टिकली मिल गया ना, प्लस माइनस वापस माइनस हो जाएगा। अब हम ये दो वेक्टर का सम का सारा कहानी पढ़े हैं, ठीक है ना। हमने इसका रिजल्टेंट भी निकालना सीखा है, हमने इसका डायरेक्शन भी निकालना सीखा है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या करो, ये दो वेक्टर का डिफरेंस को आप सम की तरह ट्रीट करो और सम का ही कॉन्सेप्ट के आधार पर आप क्या करो, रिजल्टेंट भी फाइंड करो और डायरेक्शन भी दो वेक्टर का फाइंड कर लो। जैसे आपने दो वेक्टर का रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। याद है ना, हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह पढ़ा था, ये फार्मूला भी डिराइव किया था। तो यहाँ पे यदि मान लो दो वेक्टर का अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको रिलेट कर देंगे और ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर माइनस हो जाएगा 2ab cos थीटा। समझ में आ रहा है ना। दो वेक्टर का डिफरेंस का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और याद है हम लोगों ने दो वेक्टर के सम में डायरेक्शन जब देखा था तो क्या देखे थे, b साइन थीटा प्लस अपॉन क्या किए थे, a प्लस बी cos थीटा ले लिए थे, ठीक है ना। b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो यहां पर आपको क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक, हमें b लेना है और यहाँ पे साइन थीटा के जगह बच्चों हमें क्या करना है, 180 माइनस थीटा कर देंगे। क्लियर है ना, कितना कर देंगे, 180 माइनस थीटा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। आप ये फार्मूला लगा सकते हो। अब थीटा का कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, क्लियर है ना। जब दो वेक्टर का आप क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, कितने एंगल से वो डिफर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आपने निकाला टेन बीटा, वो b साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा ही रहेगा। और ये देखो a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाता है तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन बीटा बराबर क्या निकलेगा बच्चों, तो ये निकल जाएगा b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा, ठीक है। और बीटा अगर निकालना हो तो टेन इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यदि दो वेक्टर का डिफरेंस यदि हमें फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली दो वेक्टर का हम डिफरेंस निकालते नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी सवाल जो है डिफरेंस पे आधारित पूछा जाता है तो आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा है ना ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, नहीं पढ़े तो मेरा लेक्चर आप देखो पीछे वाला, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं वेक्टर्स का 6 लेक्चर बना के अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 7 है, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। तो चलो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का, और उससे रिलेटेड फिर एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक आज कवर करने वाले हैं अबाउट जीरो वेक्टर के विषय में कॉन्सेप्ट। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। तो चलो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पहले देखो, नोट में याद रखना, ठीक है ना। नोट में याद रखोगे। पहला कंसेप्ट क्या है कि वेक्टर जो है का सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या बोलोगे, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, याद रहेगा ना। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ क्या, फॉर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो वेक्टर a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर b माइनस ए, एकदम याद रखना ये, ठीक है ना। दूसरा प्रॉपर्टीज याद रखना कि वेक्टर सब्सट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, इट आल्सो नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो नहीं करेगा वेक्टर सब्सट्रैक्शन। क्या एसोसिएटिव लॉ है, जैसे वेक्टर a में से आप घटा दो b माइनस सी का डिफरेंस और इक्वल टू करो a माइनस बी वेक्टर का डिफरेंस में वेक्टर c का डिफरेंस घटाओगे तो ये नॉट इक्वल टू आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये दो पॉइंट्स याद रखना,
कि जब दो वेक्टर का आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा और ना ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। जबकि आपने देखा था ना एडिशन के केस में दो वेक्टर का एडिशन जब हम लोग कर रहे थे तो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो किया था और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो किया था। चलो इसके हम लोग अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में सवाल पूछे जाते हैं इससे। जैसे मान लो पहला, ठीक है, कि इफ अ पार्टिकल, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, इफ अ पार्टिकल इज कोलाइडिंग, इफ अ पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद अ वॉल, ठीक है ना, मान लो कोई पार्टिकल है जो कोलाइड कर रहा है वॉल से इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू इट्स सरफेस। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है इसके सरफेस से क्या है, नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, and is reflected just in opposite direction। ठीक है, in opposite direction with same momentum। चलो कहानी समझ में आएगा। देखो कि बोल रहा है पार्टिकल कोलाइडिंग विद अ वॉल, एक पार्टिकल है जो वॉल से कोलाइड कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल टू इट्स सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इन विद सेम मोमेंटम, कहने का मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों जो है ना पार्टिकल का सेम है। जैसे मान लो मैं इनिशियल मोमेंटम P1 मान लो, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फाइनल मोमेंटम P2 मान ले, तो ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान दो, P1 मान लो अगर आपसे दूर जा रहा है तो यदि आप P1 को माइनस वेक्टर P मानोगे तो स्वाभाविक है वेक्टर P2 जो हो जाएगा वो वेक्टर प्लस P हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जब आप निकालोगे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये P2 हो गया बच्चों फाइनल मोमेंटम माइनस P1 हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो देखो ये P आपने माना और ये माइनस P माना, तो ये कितना हो जाएगा रिजल्ट 2P। तो याद रखना ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कोई पार्टिकल मान लो वॉल में टकराया है नॉर्मल टू द, जैसे ये वॉल है और ये पार्टिकल यहाँ पे टकरा गया, ठीक है ना, तो देखो ये कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और फिर रिटर्न भी हुआ है, फिर क्या हुआ है, रिटर्न भी हुआ है। तो देखो आपसे पार्टिकल मान लो दूर जा रहा है तो आप मान लो निगेटिव है, आपके करीब आ रहा है तो मान लो पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता है बच्चों, 2p होगा। ठीक है, इसी तरह मान लो एक सवाल और भी मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लो कि m मास का कोई बॉडी है, ठीक है ना, m मास का कोई बॉडी है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है, और वापस उसी वेलोसिटी से आप तक पहुंच गया। पूछा जाएगा टोटल मोमेंटम, तो देखो mv माइनस एम भी, यहाँ पे भी रिजल्ट आ जाएगा तो 2mv हो जाएगा। याद रखना इसका भी आंसर सेम चीज है। इसी को मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया है, क्योंकि मोमेंटम जो होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो डिफरेंस वाला केस लगा ना, चेंज इन मोमेंटम का कहानी, तो ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर से एक मान लो तुमको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल से ही दो वेक्टर के डिफरेंस को समझो। दूसरा एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूं कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्क्यूलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है ना, ऑफ कांस्टेंट रेडियस टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी when it completes half of the revolution। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस। जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, तो रेडियस इसकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, स्वाभाविक है, जहां पे जाएगा तो ये रेडियस क्या होता चला जाएगा, कांस्टेंट। इस पाथ से मान लो मूव कर रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट रेडियस, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन कंप्लीट द हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। तो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन कब कंप्लीट करेगा, तो मान लो यहां से गया और यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना, यहां तक देखो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहां पे मान लो कि हमसे दूर जा रहा है, तो हम मान लेते हैं v1 को कितना कि निगेटिव आ रहा है, और जब इस डायरेक्शन में आएगा तो ये डायरेक्शन हमारे करीब होगा,
तो हम V2 को क्या मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। तो फिर से देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो यहां से दूर गया, इधर से आपका डायरेक्शन क्या आ गया, आपके अकॉर्डिंग आ गया। तो इधर से दूर गया तो निगेटिव, आपके करीब आपके तरफ आ रहा है, तो यहाँ से पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो चेंज इन वेलोसिटी यदि मैं फाइंड करूं, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करूं, तो ये V2 माइनस कितना होगा, V1। तो V2 हो गया बच्चों V माइनस माइनस V, तो फिर से देखो 2V हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, 3 में देखो क्या कह रहा है, चलो दिखाई दे रहा है ना आपको, चलो गुड। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में, या मान लो साउंड वगैरह में प्रॉब्लम हो, या कुछ भी कमेंट्स आप कर सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है सवाल को समझने में। ठीक है, चलो तो मैं भी अपना जो भी आपका द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट होगा, जो भी फॉल्ट्स होगा मैं उसको दूर करूंगा। ठीक है, बस मन से समझते जाओ कॉन्सेप्ट को। देखो बच्चों अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पार्टिकल है मूविंग विद वेलोसिटी V1 टुवर्ड्स नॉर्थ। मैं डायरेक्ट इसको बना के बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझते हो ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, वेस्ट हो गया। समझ रहे हो ना। तो एक पार्टिकल है जो V1 वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मान लो यहाँ पे गया, ठीक है ना, ये V1 वेलोसिटी है। ओके, और फिर क्या कर रहा है, चेंज इट्स डायरेक्शन एंड मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, और फिर वो जा रहा है ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी V2 है। कितना है, V2। ठीक है, विद सेम स्पीड, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सेम स्पीड से। जैसे मान लो पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी V1 टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड एंड चेंज इन डायरेक्शन मूव टुवर्ड द ईस्टवर्ड। तो यहाँ पे ईस्टवर्ड में ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट हो गया। देखो नॉर्थ इधर ईस्ट, ये है ना, ऊपर नॉर्थ की तरफ गया और फिर देखो ईस्ट की तरफ चल गया। तो बोल रहा है दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब V1 बराबर V2 बराबर हम क्या मान लेंगे, V मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, V। तो हमसे कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो। तो फिर से देखो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग को डेल्टा V बोलेगा निकालने, तो क्या करेंगे, V2 माइनस V1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 कैसे निकालोगे बताओ। तो देखो यहाँ पे अभी फार्मूला याद है, मैंने अभी जस्ट बताया था रिजल्टेंट का फार्मूला निकालने के लिए, मैंने आपको जस्ट बताया था रिजल्टेंट का फार्मूला फाइंड करने के लिए। क्लियर है ना। तो ये रिजल्टेंट का फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे समझते हैं। देखो इस वेक्टर को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये शिफ्टिंग हो जाएगा, इस वेक्टर को इधर शिफ्टिंग करेंगे तो ये होगा। तो हम इस डायरेक्शन में भी तो आ सकते हैं ना, इधर जाओ या इधर, देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग का क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कैसे होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ आगे माइनस लगा दिए, यहाँ आगे क्या लगा दिए, प्लस लगा दिए। अब अगर हम चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो याद है ना रिजल्टेंट का मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट क्या चाहिए, V2 का स्क्वायर जोड़ V1 का स्क्वायर 2V1 V2 cos थीटा। और बच्चों यहाँ पे थीटा जो है चेंजिंग कितने डिग्री पर हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे cos 90 डिग्री। तो V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये 2V1 V2 cos 90। अब बच्चों cos 90 जो होता है ना, 0 होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 0। तो ये कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर जोड़ V1 स्क्वायर। अब देखो V2 और V1 दोनों का मैग्नीट्यूड आप कितना माने हुए हो, अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो V हो जाएगा। ठीक है, तो ये V स्क्वायर प्लस कितना, V स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2V स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, अंडर रूट 2 इंटू V। समझ में आया ना। तो यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ से ईस्ट गया, ठीक है, सेम वेलोसिटी से, तो उसमें कितना चेंजिंग हुआ वेलोसिटी का, तो नेट चेंजिंग जो हो जाएगा बच्चों रूट 2 इंटू V के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हमसे यही सवाल पूछा था, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसका अगर हमको मान लो डायरेक्शन निकालना है, तो बच्चों डायरेक्शन जो हो जाएगा tan बीटा, अगर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, tan बीटा। ठीक है, तो बीटा निकालेंगे तो tan बीटा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या ले लोगे, V1 ले लो, इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ पर चला गया ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, V1, और बेस क्या हो जाएगा, V2 होगा ना, V1 अपॉन V2। दोनों का मैग्नीट्यूड यदि आप निकालोगे तो V बाय V1। अब 1 किसका वैल्यू होता है बच्चों, 45 डिग्री का। कितना होता है, 45। तो बीटा 45, तो कहेंगे 45 डायरेक्शन जो है डिग्री पर है, किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, देखो ये हो गया नॉर्थ, हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट हो गया ना। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो इधर है ना,
इधर मान लो बॉडी है, यहां से गया और यहां पे पहुंचा, ठीक है। तो रिजल्टेंट मान लो हम लोग यहां से निकाले, ठीक। तो ये डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं ना, साउथ से देखो इधर जा रहा है ना, तो ये तुम्हारा हो गया कितना, डायरेक्शन अलोंग साउथ ईस्ट हो जाएगा ये डायरेक्शन। ये तुम्हारा डायरेक्शन क्या कहलाता है, नॉर्थ। ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा बच्चों, साउथ वेस्ट। और ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ रहा है ना। तो देखो अगर मान लो बॉडी यहाँ पर है तो हम बोलेंगे कि ये इस जगह पे है, ईस्ट की डायरेक्शन में है। इधर अगर जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट में है। अगर मान लो बॉडी फिर इधर आएगा तो साउथ ईस्ट में है। तो डायरेक्शन कितने डिग्री पर बनाएगा, ये बनाएगा 45 डिग्री पे बनाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये 3 एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि 2 वेक्टर का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं और उससे किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। डायरेक्शन अगर आइडेंटिफाई करना है तो देखो कि बॉडी कहां पर है, ठीक है ना। अभी मान लो कि नॉर्थ में गया, ईस्ट पे है, अभी देखो ये ईस्ट में है। अब ये कहां जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम इधर देख रहे हैं, इधर से इधर गया, डायरेक्शन देखो इस तरफ है। तो अगर हम इधर देखेंगे तो इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, जीरो वेक्टर का कॉन्सेप्ट। किसका, जीरो वेक्टर। बच्चों ये जीरो वेक्टर की कहानी क्या होती है समझो, ठीक है। जीरो वेक्टर को अगर प्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से करेंगे। तो 0i प्लस 0j और प्लस कितना हो जाएगा, 0k, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस में सभी तरफ डायरेक्शन देखो क्या है, ijk, और ये मैग्नीट्यूड क्या है, 0 0 0 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। इसको हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नल वेक्टर, ठीक है। ओके, जीरो वेक्टर समझ में आ रहा है ना, 0i 0j 0j 0k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वेक्टर, ठीक है। अब देखो कोई भी वेक्टर को ना, अगर आप कोई भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो जीरो वेक्टर मिल जाएगा। अगर कोई पूछे कि जीरो वेक्टर हमें बनाना है, तो मान लो कि 0 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं वेक्टर b से, तो ये भी जीरो वेक्टर बन गया। अगर हम 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर c से, तो ये भी जीरो वेक्टर बन गया। समझ में आ रहा है ना। यदि हम 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर a प्लस b से, तो ये भी जीरो वेक्टर बन गया। इसका मतलब किसी भी वेक्टर का चाहे समेशन हो या इंडिविजुअल हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। या फिर एक चीज और, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a, ये भी जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दो वेक्टर का डिफरेंस भी देखो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं ना, सेम वेक्टर का डिफरेंस, ये भी जीरो वेक्टर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर की कहानी समझ में आ रही है। अब देखो इसका अगर हम एग्जांपल्स पूछे आपसे, एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है। तो देखो जीरो वेक्टर के क्या कुछ एग्जांपल्स होंगे समझना। पहला बोल रहा है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। मान लो कोई स्थिर बॉडी है, स्टेशनरी समझते हो ना, स्थिर बॉडी है, उसका हम पोजीशन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मान लो कि कोई बॉडी यहीं पर है, ओरिजिन पे है। ओरिजिन बोले तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 0 होगा। तो हम बोलेंगे स्टेशनरी पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर फॉर स्टेशनरी बॉडी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर फॉर ए स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब स्थिर बॉडी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। चलो सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, स्टेशनरी बॉडी का जो वेक्टर पोजीशन होगा, ठीक है, पोजीशन वेक्टर वो जीरो वेक्टर होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कि एक्सक्लरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, एक समान स्पीड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, उसका भी एक्सक्लरेशन क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि एक्सक्लरेशन जो होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, कि वेलोसिटी सेम, v बराबर u, अब v बराबर u, तो सेम वेलोसिटी का भी मैंने आपको सेम वेक्टर का डिफरेंस बताया ना, जीरो वेक्टर होता है। तो यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा ना, तो याद रखना उनका जो वेक्टर का डिफरेंस होगा वो जीरो वेक्टर होगा, और जीरो वेक्टर में टाइम से अगर डिवाइड करोगी तो भी जीरो वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। करोगी दोनों, क्योंकि मेरे पास दोनों स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, दोनों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप यदि यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सवालों को समझ रहे हैं, ठीक है, तो माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चे के सामने बता रहा हूँ, ठीक, कि जीरो वेक्टर
क्या होगा, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओवर एन आर्बिट्रेरी इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो वेक्टर। ध्यान देना, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या, जो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर्बिट्रेरी इंटरवल ऑफ टाइम, जो टाइम से बिल्कुल फ्री है, वो भी क्या कहलाएंगे, जीरो वेक्टर कहलाएंगे। क्लियर है ना। इसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 3D का जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस आप फाइंडिंग करते हो वो भी है क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हम लोग जीरो वेक्टर का बना सकते हैं। अब इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो देखो, समझ में आ रहा है ना तो लोगों, बढ़िया से, चलो गुड। चलो समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर, ठीक है। जब लेक्चर बनाते हैं तो मेरे बच्चे एकदम साइलेंट हो जाते हैं, नहीं। चलो गुड, चलो सवाल को समझते हैं। देखो, द एडिशन और सब्सट्रैक्शन, पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर डजंट अल्टर द गिवन वेक्टर। कहने का मतलब क्या, अगर आप वेक्टर ए में जीरो वेक्टर को जोड़ोगे तो ये अल्टर नहीं होगा, बोले तो इसमें चेंजिंग कुछ नहीं होगा, वेक्टर ए ही रहेगा। अगर आप वेक्टर ए में जीरो वेक्टर माइनस करोगे तो भी रिजल्ट आपको वेक्टर ए ही मिलेगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन करो, ठीक है, जीरो वेक्टर से, तो आपको वेक्टर में कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर को किसी जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों जीरो वेक्टर ही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तीसरा, आप प्रॉपर्टीज याद रख सकते हो कि जैसे मान लो n1 n2 जो है ना, टू डिफरेंट नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना, और n1 जो है n2 के बराबर नहीं है, सपोज, ओके। अब हम बोल रहे हैं द रिलेशन n1a, ध्यान देना, n1a बराबर क्या हो, n2b, ठीक है। तो ये तभी होल्ड कर सकता है ना जब यहाँ पे a और b क्या हो, जीरो वेक्टर हो। याद रखना, n1a बराबर n2b फॉर नॉन जीरो वेक्टर के लिए तभी होल्ड कर सकता है जब a और b क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। एंड आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल, याद रखना, ना ही पैरेलल होंगे ना एंटी पैरेलल होंगे, ठीक। ये सिर्फ दिमाग में रखना कि दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर होंगे तभी n1a बराबर n2b फॉलो होगा। तो आई होप आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या क्या जी का, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का और जीरो वेक्टर का। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।